everybody. I am Dr. Purnima Joshi, Associate Professor Commerce, श्री सत्य साई कॉलेज फॉर वुमेन भोपाल। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि आप सबको विदित है, इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड इनकम देयर आर 5 हेड्स, 5 हेड्स हैं। इसमें सर्वप्रथम जो फर्स्ट शीर्षक है हमारा आय का, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज मैं आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बताऊंगी। इनकम फ्रॉम सैलरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भाग में विभाजित है, एक सेवानिवृत्ति के पूर्व और एक सेवानिवृत्ति के पश्चात। तो आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हमारा एसएससी रिटायर नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सारी कैलकुलेशंस को सीखेंगे कि किस तरीके से एक एसएससी को जो अलाउंसेस, परक्यूजाइट्स प्राप्त होते हैं अपने एम्प्लॉयर से, वो कैसे टैक्सेबल वो कर सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सर्वप्रथम लर्निंग आउटकम्स हैं, देन इंट्रोडक्शन, अलाउंसेस, परक्यूजाइट्स, प्रोविडेंट फंड, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, लिंक फॉर फर्दर रीडिंग, रेफरेंसेस एंड असेसमेंट। लर्निंग आउटकम्स में हम वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत सर्वप्रथम वेतन क्या है इसका अर्थ जानेंगे। इसके पश्चात जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो टैक्सेबल अलाउंसेस को कंप्यूट करना सीख पाएंगे। देन दे आर एबल टू कंप्यूट द टैक्सेबल परक्यूजाइट्स, देन प्रोविडेंट फंड एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। Section 16 and Section 17. Section 15 is for basis of charge. इसमें हम देखेंगे कि जो कर्मचारी है वो और उसके एम्प्लॉयमेंट, कर्मचारी एवं नियोक्ता का जब तक संबंध नहीं होगा तब तक हम वेतन शीर्षक से जो आय हमें प्राप्त होती है उसको हम आय नहीं कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम बेसिस ऑफ चार्ज में ये पॉइंट अराइज होता है कि किसी को भी जो भी प्राप्त करता है और जिसको भी जो भी भुगतान कर रहा है, इन दोनों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का होना आवश्यक है। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां पर नहीं पाई जाती है और अगर प्राप्तकर्ता किसी वस्तु को, किसी राशि को प्राप्त करता है, तो वह राशि सैलरी नहीं मानी जाएगी। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि कोई एक एजेंट है, वो किसी कंपनी के एलईडीज को सेल कर रहा है, तो वो कंपनी उसको कमीशन पे करेगी। अब इस एजेंट को कमीशन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन एजेंट और कंपनी में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध न होने के कारण जो एजेंट राशि प्राप्त कर रहा है, हम उसको वेतन नहीं कह सकते। वेतन तभी अराइज होगा या हम तभी कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति को अगर वेतन प्राप्त हो रहा है तो वो उस दिशा में होगा जब उस व्यक्ति में और भुगतानकर्ता में आपस में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध हो। सेक्शन 15 हमें यह भी बताता है कि जो सैलरी है वो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पर चार्जेबल होती है। सेक्शन 16 ये हमें डिडक्शंस के बारे में बताता है। जब हम सकल वेतन की गणना कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हमें 3 सेक्शन 16 के अंतर्गत 3 कटौतियां हमें हमारे एसएससी को प्रोवाइड करना होती है। वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में उसको देखेंगे। देन सेक्शन 70 इज फॉर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी allowances and perquisites. Now, before going to fully taxable allowances, first of all we know कि what are the components of salary. एक सैलरी में या वेतन में किन किन चीज़ों का समावेश होता है वो हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम सैलरी में देखेंगे बेसिक सैलरी, जिसको हम मूल वेतन कहते हैं। वेजेस, मजदूरी, ये हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। कोई भी ग्रेजुटी, पेंशन, अर्न लीव, इनको हम सैलरी में शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं। इसके पश्चात बोनस, कमीशन ऑन सेल्स, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, जो भी टैक्सेबल परक्यूजाइट्स हैं, वो सब सैलरी के कंपोनेंट्स हैं। आज हम फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में अभी यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के जाने से पहले, अलाउंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस एंड fully exempted allowances. First of all, we see how many types of fully taxable allowances are there. कितने प्रकार के fully taxable या कर योग्य allowances या भत्ते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है डियरनेस अलाउंस। इसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। ये महंगाई का सामना करने के लिए नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया जाता है। मेडिकल अलाउंस, ये एक निश्चित राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान की जाती है। इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि मेडिकल अलाउंस में यदि कर्मचारी को नियोक्ता 5,000 रुपए दे रहा है और कर्मचारी उसमें से कम राशि खर्च करता है या ज्यादा खर्च करता है,
है उस तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। जो भी राशि वो प्राप्त करता है पूरी की पूरी वो टैक्सेबल या कर योग्य होगी। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ये क्यों दिया जाता है? यह इसलिए दिया जाता है कि जिस किसी कर्मचारी का अपॉइंटमेंट किसी बड़े शहर में होता है, जैसे कि मुंबई में हुआ, जैसे कि दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ, बैंगलोर में हुआ, तो वहां पर महंगाई अन्य शहरों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होगी। तो उस महंगाई का सामना करने के लिए उसको नगर क्षतिपूरक भत्ता उसके एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि फुली टैक्सेबल कैटेगरी में है। डेप्यूटेशन अलाउंस, जब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को, अगर वो बीएचएल में, फॉर एग्जांपल वी विल टेक एन एग्जांपल, अगर कोई कर्मचारी बीएचएल में एम्प्लॉयड है और उसका एम्प्लॉयर उसको ओएनजीसी में भेजना चाहता है, दूसरे पब्लिक सेक्टर में, तो हम देखेंगे कि वो बीएचएल, उसका जो प्रारंभिक एम्प्लॉयमेंट है दैट इज फॉर बीएचएल। अब एम्प्लॉयर उसको किसी उसके स्किल के बेस पर ओएनजीसी में भेजता है किसी कार्य के लिए, तब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वो डेप्यूटेशन पर जा रहा है, तो ही विल गेट सम एक्स्ट्रा अलाउंस एंड दैट इज डेप्यूटेशन अलाउंस या प्रतिनियुक्ति भत्ता। अब आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। दिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज जनरली फॉर डॉक्टर्स। इनको प्राइवेट प्रैक्टिस न करने देने पर सरकार के द्वारा ये भत्ता या उनके एम्प्लॉयर के द्वारा या नियोक्ता के द्वारा उन डॉक्टर्स को ये प्राप्त होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ फुली टैक्सेबल अलाउंस। Then overtime allowance, this is an allowance जो हम अतिरिक्त समय, सपोज योर टाइम इज 10 to 5 और अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, 3 आवर्स और रुक के अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो यू विल गेट some extra amount and that amount is known as overtime allowance. Now next one is servant allowance. ये allowance जिसको कि हम नौकर भत्ता कहते हैं, ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, बिकॉज एम्प्लॉयर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग सर्वेंट अलाउंस। तो एम्प्लॉय को ऐसी दशा में सर्वेंट्स को खुद ही अपॉइंट करना है, एंड ऑन दैट बेसिस ही इज गेटिंग सर्वेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। नाउ टिफिन अलाउंस, ये टिफिन भत्ता है, जहां पर भी हम देख सकते हैं कि आजकल कार्यालयीन वर्किंग आवर्स जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, 12-12, 13-13 घंटे कर्मचारी काम कर रहा है अपने ऑफिस में, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टिफिन अलाउंस के रूप में एक भत्ता प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट वन इज वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस। ये हमें देखना है कि जो जिन किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हॉस्टल्स हैं, तो वहां पर वार्डन की नियुक्ति की जाती है, एंड दैट्स व्हाई ही इज employee is able to get warden allowance, and some person is appointed as proctor, so he will get proctor allowance because he is deputed for that work. Now next one is पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस ये इस टाइप के अलाउंसेस होते हैं कि जो नियोक्ता कर्मचारी को देता है वो उसका सम पार्ट इज टैक्सेबल एंड सम पार्ट इज एग्जेम्प्टेड और टैक्स फ्री। अब इसमें सबसे पहला अलाउंस आता है दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता में हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि इफ एन एम्प्लॉय गेट्स हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, उसको अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है, एंड ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, वो अपने स्वयं के घर में रहता है, तब ऐसी स्थिति में ये मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा। इफ ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस एंड ही इज गेटिंग HRA from his employer, in that case we have to compute how much HRA is taxable and how much is exempted for him. वो हम आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि what is the format for computing the taxable HRA and how much is what he is getting HRA, how much is exempted and how much is taxable from that particular amount. Second one is and education allowance, it is also a partly taxable allowance. इसमें हमें ध्यान में रखना होगा कि यदि कर्मचारी के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं एंड अधिकतम 2 बच्चों के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, एजुकेशन अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्टेड। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एजुकेशन अलाउंस। शिक्षा भत्ता में आपको फिर से दोबारा एक बार बता रही हूं कि शिक्षा भत्ता में कर्मचारी को ये नियोक्ता के द्वारा प्राप्त होता है। सेकेंड थिंग हमें यहां पर देखना होगा कि जो कर्मचारी एजुकेशन या शिक्षा भत्ता प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें यहां पर करमुक्त राशि की कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे उसको देखना होगा। तो 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे के हिसाब से हम देखेंगे, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए ये अलाउंस हमें मिलता है। तो ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि आप किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे इसका टैक्सेबल पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे, और एग्जेम्प्टेड पार्ट क्या है वो भी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट इज हॉस्टल अलाउंस। ये छात्रावास भत्ता है। छात्रावास में किसी कर्मचारी के बच्चे यदि छात्रावास में रहते हैं, तो एम्प्लॉयर के द्वारा उन कर्मचारियों को 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, ये भत्ता प्राप्त होता है। फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग हाउस रेंट अलाउंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउस रेंट अलाउंस इज द फर्स्ट अलाउंस विच इज पार्टली टैक्सेबल। अब हम इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे कि कैसे एक हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट और टैक्स फ्री पार्ट का कैलकुलेशन होता है।
सर्वप्रथम फॉर्मेट में हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, देन पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट वी विल ड्रॉ। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, वॉट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग एज एचआरए फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, हम उसको आउटर कॉलम में शो कर देंगे। सपोज एन एम्प्लॉय इज गेटिंग 5,000 रुपीज पर मंथ एज एचआरए, तो 5,000 इंटू 12 इट विल बी 60,000 रुपीज, वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। इसके बाद 3 डिडक्शंस आएंगी, तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी दैट विल बी द टैक्स फ्री और एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ एचआरए। इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड। ये मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट हमने लिखा था एचआरए रिसीव्ड, सेम दिस इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, सेम अमाउंट इज दिस, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस। जब मैं ऊपर इसको लिख चुकी हूँ तो डिडक्शन में भी मैं उसको ले रही हूँ, तो उसके पीछे का कारण क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट नाउ। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सेकेंड पॉइंट, और 40 और 50% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, जो राशि सबसे कम होगी वो बाहर आएगी, एंड दिस अमाउंट इज टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ एचआरए। सो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टैक्स फ्री, वॉट एवर विल बी द डिफरेंस दैट विल बी द टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। पॉइंट इज दैट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड यहां पर भी हमने शो करा है, और डिडक्शन में भी फर्स्ट पॉइंट हमने सेम वही लिया है, लेस एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। व्हाई वी आर टेकिंग दिस, क्यों हमने इसी पॉइंट को लिया है? इसलिए इसको लिया हुआ है कि जो कुछ भी वो प्राप्त करता है, हो सकता है कि वही सबसे लिस्ट अमाउंट हो, वही सबसे कम अमाउंट हो, एंड दैट इज द रीजन हमने इसको यहां पर मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ऑलवेज रिमेंबर रेंट पेड जो है इट विल बी मोर देन, इसको ही ज्यादा होना चाहिए 10% ऑफ सैलरी से, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। इफ 10% ऑफ सैलरी इज मोर देन रेंट पेड, तब ये ऑलवेज नील आएगा। रेंट पेड अगर ज्यादा होगा, हमें माइनस में यहाँ पे शो नहीं करना है इफ 10% ऑफ सैलरी इज मोर देन रेंट पेड, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेंट पेड ही ऑलवेज मोर होना चाहिए, किससे? 10% ऑफ सैलरी से। सो यहां पर एक अमाउंट हमें मिल जाएगा, एंड लास्ट में हमने लिया है 40% और 50% ऑफ सैलरी। व्हाट इज दिस? यहां पर देखिए 3 परसेंटेज आए, वन इज 10% ऑफ सैलरी, अनदर वन इज 40% एंड देन 50% ऑफ सैलरी। 10%, 40% एंड 50%, व्हाट इज दिस? हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? लिखा है 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, ऑन विच अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट दिस 10, 40 एंड 50। सो यहां पे देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सैलरी फॉर एचआरए। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज सैलरी फॉर एचआरए। सैलरी फॉर एचआरए में 3 चीजें शामिल होती हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स हमें लेना है, एंड कमीशन ऑन सेल्स। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो यू विल गेट सैलरी फॉर एचआरए। जो भी सैलरी फॉर एचआरए आएगा उसका 10%, उसका 40% एंड उसका 50%। नाउ अ क्वेश्चन अराइज कि 40 एंड 50% आप कब लेंगे? 40% आपको तब लेना है जब हमारा एसएससी महानगर में नहीं रह रहा है, and 50% you will take when he is living in a metro city. Suppose an SSA is living in Mumbai. At that case, Mumbai is a metro city, and so you have to take not 40, 50% of salary. Okay? And he is living in Indore or Bhopal. Then in that case, you have to take 40% of salary. हम इन तीनों में comparison करेंगे. Whichever is less, that will be the amount of tax free. Always remember, जो first column में amount हमने लिखा है, इसमें से हमें least amount को pick करना है, सबसे कम amount को हमें pick करना है, and that amount is tax फ्री अमाउंट ऑफ एचआरए। उसको हम बाहर लेके आएंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टैक्स फ्री, जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी दी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। नाउ नेक्स्ट, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में अब हम आते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस में। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसमें 3 अलाउंसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अंडरग्राउंड अलाउंस है एंड आपका ट्राइबल एरिया अलाउंस है, इसमें इन्होंने अमाउंट फिक्स किया हुआ है एग्जेम्पशन का। अंडरग्राउंड अलाउंस, जिसको हम भूमिगत भत्ता कहते हैं, इसमें 800 रुपीज पर मंथ तक एग्जेम्पशन है। सपोज एन एम्प्लॉय इज गेटिंग 1000 रुपीज पर मंथ एज अंडरग्राउंड अलाउंस, तो आउट ऑफ 1000 800 विल बी एग्जेम्प्टेड, एंड 200 into 12 इट विल बी अ टैक्सेबल अमाउंट। नाउ ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस मीन्स जनजाति क्षेत्र भत्ता। इसमें हम देखेंगे कि हमारे एसएससी को जनजाति क्षेत्र में यदि उसका अपॉइंटमेंट आता है, नोबडी वांट्स टू गो देयर एक्चुअली, एंड देयरफॉर एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस अदर पर्सन्स के अलावा वो उसको पे करता है, दैट इज ट्राइबल एरिया अलाउंस। एंड ट्राइबल एरिया अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 200 रुपीज पर मंथ। सपोज एन एसएससी इज गेटिंग 1000 रुपीज पर मंथ ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो आउट ऑफ 1000 200 विल बी एग्जेम्प्टेड, 800 बैलेंस बचेगा, 800 into 12 हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी अ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ट्राइबल एरिया अलाउंस। बट ये 2 अलाउंस अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, बट बिफोर दिस 2
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता. व्हाई दिस एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर इज गिविंग टू हिज एम्प्लॉय? क्वेश्चन अराइज, राइट? तो इसका आंसर है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं दे रहा है. जो क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में आते हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए एम्प्लॉय को ये एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रदान किया जाता है. आपको देखना होगा कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, इस वाले श्रेणी में हम एसएससी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो एग्जेम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस है, इट इज फुली एग्जेम्प्टेड, सॉरी, सम पार्ट इज टैक्सेबल, एंड नॉन गवर्नमेंट के लिए इट इज फुली टैक्सेबल. Again, you remember that entertainment allowance is divided into two categories. One is in case of government employee and in second one is in case of non-government employee. If an employee is non-government, अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है, अशासकीय कर्मचारी है, and he is receiving entertainment allowance from his employer, तो in that case आपको क्या करना है? whole amount of entertainment को taxable कर देना है. But if an employee is government, शासकीय कर्मचारी है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, and he is getting entertainment allowance from his employer, in that केस आपको एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत जाकर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ मच एंटरटेनमेंट अलाउंस इज टैक्सेबल एंड हाउ मच इज एग्जेम्प्टेड. तो हम यहां पर देखेंगे अगली स्लाइड में कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी. This is the format for computing entertainment allowance in case of government employee. If an employee is government and he is getting entertainment allowance from his employer, how will you calculate the taxable amount of entertainment allowance? ऐसी स्थिति में हम हमारा जो फॉर्मेट होगा, इसमें हम पर्टिकुलर्स, आपका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो बनाएंगे, नेक्स्ट टू कॉलम्स अमाउंट के होंगे, लास्ट वाला जो कॉलम है दैट इज अ फाइनल कॉलम, एंड जो इसके पहले वाला कॉलम है अमाउंट का, दैट इज इंटरनल कैलकुलेशंस के लिए है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड. जो भी आपको मनोरंजन भत्ते की राशि प्राप्त होती है, आप उसको यहां पर फाइनल वाले कॉलम में लिख दीजिए. डिडक्शन में तीन कैलकुलेशंस आएंगी, तीनों में से जो पॉइंट सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, उसको हम टैक्स फ्री मानेंगे और वो एक्चुअल अमाउंट में से डिडक्ट कर देंगे. अब वो तीन पॉइंट्स क्या हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड. अगेन आप देखिए, जब हमने एचआरए में देखा था, वहां पर भी हमने क्या लिखा था? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड. नाउ माइनस में जो डिडक्शन का फर्स्ट पॉइंट आया था, दैट इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. तो मैंने वहां पे जो एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम एक्सप्लेनेशन विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस ऑल्सो. कैसे होगा? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड हमने लिखा, अब डिडक्शन में यही अमाउंट जो हमने लिखा है वही हम यहां पर लिख देंगे. क्यों लिखेंगे? हो सकता है कि इन तीनों में सबसे कम अमाउंट जो वो प्राप्त कर रहा है वही हो, लीस्ट अमाउंट हो, और वो फिर होल अमाउंट अगर वही लिस्ट निकलता है और वो हम यहां शो कर देंगे, इट मींस होल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड, राइट? तो सबसे पहले हमने लिया एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, उसको शो करा. लेस डिडक्शन के 3 पॉइंट्स हैं. एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड वो मैंने लिखा, और 20% ऑफ सैलरी लिखा, एंड देन उसके बाद नोटिफाइड लिमिट 5000 लिखा. जो भी तीनों में से कम राशि होगी वह राशि करमुक्त कहलाएगी, टैक्स फ्री या एग्जेम्प्टेड होगी. उसको हम बाहर लेकर आएंगे, एक्चुअल में से इसको माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज अ टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस. नाउ अ क्वेश्चन हियर अराइज, व्हाट इज दैट? 20% of salary. What is this 20% of salary? How will you compute this 20% salary, and on which amount you have to calculate 20% of salary? So here you can see salary for entertainment. What you will take? सैलरी फॉर एंटरटेनमेंट में केवल आपको बेसिक सैलरी लेना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है. वॉट एवर मे बी द बेसिक सैलरी, आप उसका 20% कैलकुलेट करेंगे. जैसे आपने एचआरए में देखा था, 3 पॉइंट्स आर देयर फॉर सैलरी फॉर एचआरए: बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स, कमीशन ऑन सेल्स. बट इन एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली बेसिक सैलरी विल बी द सैलरी फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. अब हम करमुक्त भत्तों की तरफ आ गए हैं. हम देखेंगे सबसे पहले फॉरेन अलाउंस. ये सरकार के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी कर्मचारी फॉरेन विजिट पे गया हुआ है ऑफिशियल पर्पज से. रिमेंबर दैट, अगर आप ऑफिशियल पर्पज से फॉरेन विजिट पे गए हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको भेजा हुआ है, एंड यू आर गेटिंग फॉरेन अलाउंस फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको देखना है होल अमाउंट ऑफ फॉरेन अलाउंस विल बी एग्जेम्प्टेड. कोई भी अमाउंट उसमें से कर योग्य नहीं होगा, बिकॉज इसका टाइटल ही है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, सभी करमुक्त भत्ते, राइट? अब इसका आता है सेकंड पॉइंट इज अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस. हम देखेंगे जो भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है, वॉट एवर दे आर गेटिंग एज अलाउंस
होल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर देम, उसके ऊपर उन्हें कोई भी कर नहीं देना है. देन टीएनडीए, इट इज ऑल्सो इफ इट इज गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पस, यदि आप ऑफिशियल पर्पस के लिए इसको दे रहे हैं तो होल अमाउंट ऑफ टीएडीए विल बी एग्जेम्प्टेड. एंड देन यूनिफॉर्म अलाउंस, जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्म पहनकर आना होता है तो एम्प्लॉयर हैज टू पे यूनिफॉर्म अलाउंस एंड दैट यूनिफॉर्म अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्टेड फॉर हिम. नाउ नेक्स्ट इज हम अभी रिवाइज कर रहे हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में जो पहला अलाउंस आया दैट इज फॉरेन अलाउंस. फॉरेन अलाउंस क्यों दिया जाता है? जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि यदि आप ऑफिशियल पर्पस से फॉरेन विजिट पर हैं और ये एम्प्लॉयर अगर आपको फॉरेन अलाउंस के रूप में एक एक्स्ट्रा अमाउंट देता है तो इट इज एग्जेम्प्टेड फॉर एम्प्लॉय. नाउ नेक्स्ट वन इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो अलाउंसेस प्राप्त होते हैं वो भी पूर्णतः करमुक्त हैं. इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, ये भी पूर्णतः करमुक्त है. और अगर टीए और डीए अगर आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है तो ये भी पूर्णतः करमुक्त है. अब हम देखते हैं परक्यूजाइट्स. परक्यूजाइट्स मींस अनुलाभ. अनुलाभ को पहले हमें डिफाइन करना होगा, समझना होगा कि व्हाट इज दिस परक्यूजाइट्स है, व्हाट डू यू मीन बाय परक्यूजाइट्स. परक्यूजाइट्स को हम देखेंगे कि ये जो परक्यूजाइट्स हैं ये सुविधाएं होती हैं जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को प्रदान करता है. अब ये जो सुविधाएं होती हैं ये नगद भी हो सकती हैं और वस्तु के रूप में भी हो सकती हैं. तो अब हम इनकी स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे परक्यूजाइट्स है जो टैक्सेबल फॉर ऑल है, कौन से ऐसे परक्यूजाइट्स है जो केवल एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल है, एंड ऐसे कौन से परक्यूजाइट्स है जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है. तो हमने यहाँ पर परक्यूजाइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जैसे आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट वन इज फुली टैक्सेबल परक्यूजाइट्स, सेकंड वन इज परक्यूजाइट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और जो थर्ड है दैट इज परक्यूजाइट एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल. तो हम सबसे पहली जो श्रेणी है ऐसे अनुलाभ जो सभी के लिए कर योग्य है उनको देखेंगे. सभी के लिए कर योग्य अनुलाभ में सर्वप्रथम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेंट फ्री हाउस है, देन कंसेशनल रेंट फ्री हाउस है, फिर आपके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है तो अगेन ये परक्यूजाइट आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल. तो उनको यहां पर कवर किया गया है. इसका मतलब टैक्सेबल परक्यूजाइट्स में हम किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं? रेंट फ्री हाउस, किराया मुक्त मकान जिसको कहेंगे, कंसेशनल रेंट फ्री हाउस, रियायती दर पर किराया मुक्त मकान, और कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता के द्वारा यदि भुगतान होता है तो ऐसे परक्यूजाइट्स को भी हम टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल श्रेणी में रखेंगे. अब हम सर्वप्रथम देखेंगे किराया मुक्त मकान. ये एक ऐसी परक्यूजाइट है जो सभी के लिए टैक्सेबल है. सभी के लिए टैक्सेबल का आशय यहां पर क्या है? इफ एन एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट, इफ एन एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट, इफ एन एम्प्लॉय इज सेमी गवर्नमेंट, अगर इनको परक्यूजाइट्स ये वाली मिलती है तो इन सभी के लिए क्या होगी, ये परक्यूजाइट्स टैक्सेबल होगी. तो सर्वप्रथम इसमें आया रेंट फ्री हाउस, किराया मुक्त मकान. किराया मुक्त मकान को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. अगर कर्मचारी शासकीय है, सरकारी कर्मचारी है एंड ही इज गेटिंग रेंट फ्री हाउस from his employer and the house is furnished, or if it is furnished तो फिर वैल्यूएशन किस प्रकार से होगा. और सेकंड कैटेगरी है नॉन गवर्नमेंट के केस में. इसमें हम 2 कैटेगरीज में एसएससी को डिवाइड करेंगे. जैसे if house is owned by an employer and if it is not owned by an employer, employer has taken the house on lease. एंड फिर दोनों ही केसेस में इफ द हाउस इज फर्निश्ड एंड इफ द हाउस इज अनफर्निश्ड. मैं दोबारा से इस चार्ट को आपको एक्सप्लेन करती हूं. आज हम देख रहे हैं अभी इस समय रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन. रेंट फ्री हाउस को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेंट फ्री हाउस मींस क्या? किराया मुक्त मकान. एक ऐसा हाउस जिसमें एम्प्लॉयर आपको फ्री ऑफ रेंट रहने के लिए दे रहा है, मुफ्त में रहने के लिए ये सुविधा प्रदान कर रहा है. तो हम इस सुविधा को मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे और पता करेंगे कि क्या रेंट फ्री हाउस का मॉनेटरी फॉर्म में क्या वैल्यू बन रही है. हम यहां पर देखेंगे रेंट फ्री हाउस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सबसे पहले अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ फोकस करते हैं. यदि सरकारी कर्मचारी है और नियोक्ता के द्वारा उसको एक किराया मुक्त मकान प्राप्त हुआ है, यदि वह मकान सुसज्जित है, फर्निश्ड है, तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार होगा, और यदि वह मकान असुसज्जित है तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार होगा. सेकंड कैटेगरी है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. यदि मकान जो नियोक्ता ने आपको प्रदान किया है मुफ्त में रहने के लिए, जिसका किराया आपको नहीं चुकाना है, वो यदि नियोक्ता का ही मकान है और वो यदि सुसज्जित है तो वैल्यूएशन कैसे होगा, और वह अगर असुसज्जित है तो वैल्यूएशन किस प्रकार से होगा.
इसकी सेकंड कैटेगरी है इफ हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एन एम्प्लॉयर। अब मकान नियोक्ता का नहीं है, लेकिन उसने आपको यह सुविधा प्रदान की है जिसमें आप मुफ्त में रहेंगे, एम्प्लॉयर उस हाउस का ओनर नहीं है, एम्प्लॉयर ने कहीं और से लीज पर लेकर वो मकान आपको प्रोवाइड किया है और एम्प्लॉयर ही उसका किराया चुकाएगा। तब ऐसी स्थिति में ये रेंट फ्री हाउस हुआ और ये भी सुसज्जित हो सकता है और असुसज्जित हो सकता है। अब हम इसका वैल्यूएशन देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको अगर फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस मिला है तो फिर उसका वैल्यूएशन किस प्रकार होगा, और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको अनफर्निश्ड हाउस मिला है तो उसका वैल्यूएशन किस प्रकार होगा। वैसे ही नॉन गवर्नमेंट के केस में भी ओन्ड बाय एन एम्प्लॉयर है, अगर हाउस फर्निश्ड है वैल्यूएशन कैसे होगा, अनफर्निश्ड है तो वैल्यूएशन किस प्रकार होगा। रेंट फ्री हाउस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि सरकारी कर्मचारी है उसको अपने नियोक्ता के द्वारा एक किराया मुक्त मकान प्राप्त हुआ है और यदि वह हाउस फर्निश्ड है और वह अनफर्निश्ड है तो हम मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे वो हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ द हाउस इज फर्निश्ड, तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल, सरकार के द्वारा जो नियम है, समझो 200 रुपीज पर मंथ अगर उस घर का किराया बनता है तो 200 इंटू 12 हम यहाँ पर 2400 रुपीज लिख देंगे, राइट। सरकार ने जो भी नियम उस किराए से संबंधित निर्धारित किए होंगे वही हमको यहाँ पर लेना है, अपने मन से कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। साथ ही क्योंकि हाउस फर्निश्ड है तो हमें यहाँ पर प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ दी फर्नीचर को लेना है। फर्निश्ड हाउस है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फर्नीचर को डिफाइन करना होगा, तो आप फर्नीचर को यहाँ पर केवल वुड से या लकड़ी से संबंधित मत लीजिएगा। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, एसी है, माइक्रोवेव है, यदि ये भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए हैं तो ये सब सुसज्जित या फर्नीचर की डेफिनेशन में आते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि इफ द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट ही इज गेटिंग रेंट फ्री हाउस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एंड हाउस इज फर्निश्ड, यदि वह सुसज्जित है तो इसका वैल्यूएशन हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो निर्धारित रेंट होगा, किराया होगा, वो हम यहां पर ले लेंगे और उसमें क्योंकि हाउस फर्निश्ड है तो हम फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन कैसे करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ द फर्नीचर लेंगे। अब एक और पॉइंट है यहां पर जो नोटिस करना होगा आपको, वो कॉस्ट के साथ 10% लिखा है। अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि कॉस्ट के साथ 10% लिखा है, ना कि रेंट के साथ। तो कुछ स्टूडेंट्स यहां पर यह सोच सकते हैं कि कॉस्ट का भी 10% यदि कॉस्ट दी हुई होगी तो, और रेंट दिया है तो फिर उसका भी 10%। नो, यदि लागत दी है फर्नीचर की 10,000 लागत का फर्नीचर इस घर में एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है तब हम 10,000 का 10% 1,000 ले लेंगे। और यदि फर्नीचर एम्प्लॉयर ने खरीदा नहीं है, परचेज नहीं किया है और उसने रेंट पे लेकर ये आपको प्रोवाइड किया है तो फिर एम्प्लॉयर को उस फर्नीचर का रेंट जिससे भी उसने रेंट पे लिया है उसको चुकाना होगा। तो जो भी रेंट की राशि होगी, सपोज 2,000 पर मंथ, तो हम 2,000 इंटू 12 लेंगे और उसका 10% नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि जो 10% है वो कॉस्ट के साथ है, ना कि रेंट के साथ। तो इन दोनों में से कोई एक वस्तु आपको दी होगी, या तो कॉस्ट दी होगी या तो रेंट, जो भी वस्तु दी होगी वो हम यहाँ पर ले लेंगे, फिर हम इसमें दोनों को जोड़ देंगे और इस तरीके से आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन निकालना आ सकता है, आ जाएगा। नाउ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड हाउस अनफर्निश्ड है तब हम ऐसी स्थिति में ये जो नीचे वाला पार्ट था फर्निश्ड वाला 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ द फर्नीचर, उसको आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने नहीं लिया है। यहां पर हम क्या करेंगे, जो फर्निश्ड हाउस का फर्स्ट पार्ट था रेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल, केवल वही लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपको कैलकुलेशन करके बताती हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी है और उसको फर्निश्ड हाउस मिला है, फर्निश्ड हाउस उसको प्राप्त हुआ है, अब हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। सपोज क्वेश्चन में लिखा है कि 1,000 रुपीज पर मंथ रेंट है उस घर का, रेंट ऑफ द हाउस इज 1,000 रुपीज पर मंथ, राइट, एंड हाउस इज फर्निश्ड, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 10,000, राइट। तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फर्निश्ड हाउस है, तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उस हाउस का रेंट कितना है 1,000 रुपीज पर मंथ। तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। हाउस फर्निश्ड है तो कॉस्ट इस क्वेश्चन में दी हुई है तो हम क्या करेंगे प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये लिख देंगे। फर्नीचर कॉस्ट इज 10,000 रुपीज तो हम यहां पे लिखेंगे 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 1,000। सो 12 प्लस 1 इज 13, तो 13,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन होगा। अब अगर सपोज हम यहां पर देखते हैं कि अगर हाउस फर्निश्ड तो है लेकिन कॉस्ट की जगह रेंट दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन रेंट, मैं यहां पर कॉस्ट को डिडक्ट करती हूं
और यहां पे लिख देती हूँ रेंट ऑफ द फर्नीचर. रेंट ऑफ द फर्नीचर इज सपोज 2000 पर मंथ. सपोज 2000 पर मंथ. अब हम क्या करेंगे, जो रेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल है वो तो एज इट इज लेंगे, 1000 इंटू 12,000 ही लेंगे. नाउ प्लस अब हम 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट ही दी हुई है, अब हमें रेंट ऑफ फर्नीचर दिया है, तो हम क्या करेंगे 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को डिलीट कर देते हैं और उसके जगह लिख देते हैं रेंट ऑफ द फर्नीचर. रेंट ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर का किराया. तो फर्नीचर का किराया कितना है 2000 पर मंथ. सो 2000 इंटू 12, 24,000 रुपीज. तो यहां पर 1000 की जगह क्या आ जाएगा 24,000. 12,000 प्लस 24,000 इज 36,000. सो 36,000 रुपीज सेकेंड वाले केस में आपका क्या हो जाएगा फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इफ द फर्निश्ड हाउस के केस में रेंट ऑफ द फर्नीचर दिया होगा उसका एंड कॉस्ट दिया होगा उसका. मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको यहां पर बताए, अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे. नाउ नेक्स्ट इज हाउस. हम देखने जा रहे हैं नॉन गवर्नमेंट के केस में. यदि कर्मचारी गैर सरकारी कर्मचारी है, उसे नियोक्ता के द्वारा किराया मुक्त मकान मिला है और वो उस मकान का जो ओनर है, स्वामी है, वो स्वयं नियोक्ता है, तब ऐसी स्थिति में हम वैल्यूएशन किस प्रकार करेंगे. तो हमें जब भी रेंट फ्री हाउस का ओनर एम्प्लॉयर होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमें देखना है कि यदि हाउस का ओनर एम्प्लॉयर है तो हमें देखना पड़ता है कि वो जो मकान एम्प्लॉयर ने उपलब्ध करवाया है कर्मचारी को वो कौन से शहर में स्थित है. ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है. तो वैल्यूएशन कैसे होगा, तब हम क्या करेंगे 15% ऑफ सैलरी को लेंगे. राइट, 15% ऑफ सैलरी लेंगे और यदि यही मकान सुसज्जित है, फर्निश्ड है, तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ द फर्नीचर. अब हम देखेंगे कि अगर एम्प्लॉयर उस हाउस का ओनर है लेकिन वह असुसज्जित है और ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, तब हम यहां पर केवल क्या करेंगे 15% ऑफ सैलरी लेंगे. आप नीचे देख सकते हैं 15% ऑफ सैलरी. ठीक है, यहां पर अनफर्निश्ड फर्निश्ड वाला जो पॉइंट है वो यहां पे कवर अप नहीं होगा बिकॉज द हाउस इज अनफर्निश्ड. अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 15% ऑफ सैलरी आप ले रहे हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन, किसके ऊपर आपको 15% कैलकुलेट करना है. यहां पर लिखा है वेतन के ऊपर 15%. तो रेंट फ्री हाउस में वेतन का अर्थ दूसरा होता है. क्या क्या चीजें उसमें समाहित होंगी मैं आपको अभी बताऊंगी अगले आने वाले स्लाइड में कि उनमें हमें किन किन चीजों को लेना है. वैसे आप अगर जानना चाहते हैं तो बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स, कमीशन ऑन सेल्स, बोनस एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जब हम इन सबको ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इनका सम निकालेंगे, तो उस सम का 15% हमें यहां पर लेना है. हाउस इज ओन्ड बाय एन एम्प्लॉयर. हाउस इज ओन्ड बाय एन एम्प्लॉयर. मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है. राइट, और एम्प्लॉय कौन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. राइट, अब मकान कौन से शहर में स्थित है, ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है. 25 लाख से ज्यादा वाले शहर में यदि ये मकान स्थित है जो आपको नियोक्ता के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे. तो हम देखेंगे 15% ऑफ सैलरी पहले हम लेंगे. जो भी 15% ऑफ सैलरी आएगा वो हम यहां पे लिखेंगे. अगर हाउस फर्निश्ड है तब हम ऐसी स्थिति में प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को लेंगे और यदि फर्नीचर का किराया दिया है तो और रेंट ऑफ द फर्नीचर को ले लेंगे. दिस इज द फॉर्मेट. नाउ अब कैलकुलेशन कैसे होगी. सपोज सैलरी फॉर आरएफएच जो है उसमें हम लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स को हम लेते हैं, प्लस कमीशन ऑन सेल्स को लेते हैं, प्लस बोनस लेते हैं, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जो भी कर योग्य भत्ते हैं हम उनको लेते हैं, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. इन सबको जोड़कर जो सैलरी का अमाउंट आता है उसके ऊपर हमें 15% कैलकुलेट करना है. सपोज इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी हमारी 2 लाख रुपए है, डीए हमें कितना मिला 1 लाख रुपए, कमीशन ऑन सेल्स 10,000 रुपए हैं, बोनस 20,000 रुपए हैं और करयोग्य भत्ते नहीं है. सपोज क्वेश्चन में नहीं है, निल है. चलो अब इसमें करते हैं तो 2 + 1 इज 3,30,000. तो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कितना निकला 3,30,000. तो 3,30,000 का यहां पर 15% हम कैलकुलेट करेंगे. 3,30,000 इंटू 15/100. अब 3,300 इंटू 15 करेंगे, वॉट एवर मे बी द अमाउंट वो यहां पे लिख लेंगे. हाउस फर्निश्ड है तो उसका वैल्यूएशन हम यहां पर ले लेंगे. उसको ले लेंगे
और इन दोनों को जोड़कर जो राशि आएगी दैट इज वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस in case of non-government if the house owned by an employer and it is situated in such a city where the population is about 25 lakhs. Now next is non-government के केस में non-government के केस में employer ओनर है हाउस का, बट अब मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 10 से 25 लाख के बीच में है, राइट? तो हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो 10% ऑफ सैलरी लेंगे और फिर अगर हाउस फर्निश्ड है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ द फर्नीचर कर देंगे, और अगर हाउस अनफर्निश्ड है तब ऐसी स्थिति में हम 10% ऑफ सैलरी ही लेंगे, उसमें हम फर्नीचर की कॉस्ट और रेंट को ऐड नहीं करेंगे। उस 10% ऑफ सैलरी में हम फिर से क्या शामिल करेंगे? बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स, कमीशन, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, इन सबका जो सम आएगा, जो टोटल अमाउंट आएगा, उसके ऊपर हमें इस 10% को कैलकुलेट करना है। पीछे अपन देखते हैं सेकेंड केस में, हाउस ओन्ड बाय employer situated in a city where the population is between 10 to 25 lakhs, ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 10 से 25 लाख के बीच में है एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम क्या करेंगे? 10% ऑफ सैलरी लेंगे, और अनफर्निश्ड हाउस है तो केवल 10% ऑफ सैलरी, और फर्निश्ड है तो 10% एंड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ द फर्नीचर को ऐड कर देंगे। तो अब हम इस समय ले लेते हैं, सपोज द हाउस इज अनफर्निश्ड है, चलिए, राइट? तो 10% ऑफ सैलरी हम लेंगे। सैलरी में क्या क्या शामिल करेंगे? तो बेसिक सैलरी, सपोज बेसिक सैलरी हमारी 2 लाख रुपीज है एनुअल, डीए अंडर द टर्म्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1 लाख रुपीज, सपोज यही दोनों दिए हैं और कुछ भी नहीं है, जबकि बहुत सारी चीजें इसमें आती है। कमीशन है दैट इज नॉट देयर, बोनस चलो दिया हुआ है, चलो अपन बोनस ले लेते हैं 10,000 रुपीज। टैक्सेबल अलाउंस में से मेडिकल अलाउंस सपोज उसने दे दिया आपको 30,000, तो ये अपन ऐड करते हैं, 2 + 1 = 3,40,000। तो ये सैलरी फॉर आपका आरएफएच आ जाएगा, और ये इसका हम यहां पर क्या ले लेंगे? 10%, 34,000। दिस इज अवर वैल्यूएशन। और अगर यही हाउस फर्निश्ड है तो इसमें हम 10% कॉस्ट को जोड़ देंगे या फिर रेंट ऑफ द फर्नीचर को ऐड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाउस ओन बाई एम्प्लॉयर है, लेकिन अब वो ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो अब हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो हम 7.5% ऑफ सैलरी ले लेंगे, राइट? और अगर हाउस फर्निश्ड है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट ऑफ द फर्नीचर को कर देंगे। 7.5% का कैलकुलेशन में देखिए कैसे होगा। अगेन वी विल टेक ए सेम एग्जाम्पल, सपोज 7.5% ऑफ सैलरी, हम प्रीवियस एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं, वहां पर सपोज 3 लाख सैलरी है हमारी, बेसिक सैलरी इज 2 lakhs, डीए अंडर द टर्म्स है हमारे पास 1 लाख रुपीज, बस यही दो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 + 1 = 3 lakhs हो जाएगा। 3 lakhs का मुझे 7.5% यहां पर कैलकुलेट करना है। जो भी अमाउंट यहां पर आएगा दैट इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउस इज ओन्ड बाय एन एम्प्लॉयर, सिचुएटेड इन अ सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज बिलो या अप टू 10 lakhs, तो वैल्यूएशन क्या होगा? 7.5% ऑफ सैलरी। एंड इफ इट इज फर्निश्ड तो इसमें हम 10% कॉस्ट और रेंट ऑफ द फर्नीचर को भी ऐड कर देंगे। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि अब जो पार्ट शुरू हो रहा है, सेकेंड पार्ट, कि हाउस इज नॉट ओन्ड बाय एन एम्प्लॉयर। अब मकान मालिक जो है वो नियोक्ता नहीं है, उसने हायर करके या लीज पे इस मकान को लेकर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है। वैल्यूएशन कैसे होगा? यहां पर हमें शहरों की जनसंख्या की तरफ ध्यान नहीं देना है, यहां पे सिंपल वैल्यूएशन होगा, 15% ऑफ सैलरी वो ले लेंगे और रेंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर यहां पर आएगा, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम राशि होगी वो हमारा एक अमाउंट बाहर आ जाएगा। फर्निश्ड हाउस है तो उसमें हम 10% कॉस्ट और रेंट ऑफ द फर्नीचर को ऐड कर देंगे। एंड इस तरीके का मकान यदि असुसज्जित है, अनफर्निश्ड है, तो केवल हमें 15% ऑफ सैलरी को लेना है और उसका कंपैरिजन रेंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर से करना है। जो भी दोनों में से राशि कम होगी वह राशि आपकी रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन होगा, उस केस में जब उस मकान का मालिक या ओनर एम्प्लॉयर नहीं है और एम्प्लॉयर ने वो लीज पे लेके वो मकान कर्मचारी को प्रोवाइड किया है। चलिए इसका देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट, उसको एक रेंट फ्री हाउस एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें रेंट एम्प्लॉयर को पे करना पड़ रहा है बिकॉज एम्प्लॉयर इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर
रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, सपोज लिखा है 10,000 रुपीज, ये एम्प्लॉयर रेंट पे करता है। अब हम देखेंगे कि हाउस कैसा वैल्यूएशन करेंगे। सिंपल, आप 15% ऑफ सैलरी ले लीजिए। कौन सी सैलरी लेंगे? जो फॉर रेंट फ्री हाउस है। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं हमने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया था। बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स, कमीशन ऑन सेल्स, बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। 15% ऑफ सैलरी वो हम यहां पे लिख देंगे और वो सैलरी फॉर आरएफएच के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। और रेंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना किराया चुकाया है? 10,000। तो ये 10,000 रुपीज हम इसमें से माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट यहां पर आएगा दैट इज taxable amount of rent free house in case of non-government employee. House is not owned by an employer and rent paid by the employer, right? चलिए, now this is salary for rent free house. हम salary for rent free house में क्या क्या कवर करते हैं? जो 15%, 10%, 7.5% जो आपका कैलकुलेशन करना है वो आप किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए बेसिक सैलरी, ठीक है, डीए अंडर द टर्म्स हमें लेना है, या अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी लेंगे, लेकिन प्लेन डीए यहां पर नहीं आएगा। प्लेन डीए मींस अगर केवल डीए लिखा है, यूटीई यूआरबी शब्द वहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम उस डीए को अपनी कैलकुलेशन में, इस वाली कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। देन कमीशन ऑन सेल्स है, बोनस है एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, राइट। चलिए, अब इसके बाद आता है कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस ये सेकेंड कैटेगरी है आपकी, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एसएससी है उसको ये कंसेशनल रेंट फ्री हाउस एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। कंसेशनल रेंट फ्री हाउस मींस व्हाट? कंसेशनल रेंट फ्री हाउस मींस एम्प्लॉयर समथिंग चार्जिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। पूरा 100% रेंट फ्री नहीं है, समथिंग एम्प्लॉयर इज चार्जिंग, राइट। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपने अभी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस सीखा था, आप जो भी वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अमाउंट आपका आया है आप उसको लिख लीजिए। एंड वॉट एवर अमाउंट एम्प्लॉय इज पेइंग, एम्प्लॉय मींस कर्मचारी जो राशि किराए के रूप में चुका रहा है, बिकॉज ये 100% रेंट फ्री नहीं है, इसमें एम्प्लॉय को कुछ चार्जेस एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेंगे। सपोज 1,000 रेंट है एंड एम्प्लॉय इज पेइंग 200, तो 200 रुपीज रेंट पेड बाय एन एम्प्लॉय इंटू 12 करके आप यहां पर डिडक्ट कर दीजिए। डिफरेंस जो आएगा दैट इज कंसेशनल रेंट फ्री हाउस का टैक्सेबल अमाउंट। गॉट इट? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे ऐसे परक्यूजाइट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नाउ वो क्वेश्चन अराइज कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं, राइट। ठीक है, हमने देखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट व्हाट इज दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? ये कौन होते हैं? तो इनको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा साइड में ये 3 कंडीशंस मेंशन्ड है। अगर कोई कर्मचारी जिस कंपनी में कार्यरत हो और उसी कंपनी में यदि वह निदेशक के पद पर नियुक्त हो तो वह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो सकता है। या सेकेंड कंडीशन है कि जिस कंपनी में वह कार्यरत है उस कंपनी के कम से कम उसके पास 20% इक्विटी शेयर्स हो, तब ऐसी स्थिति में वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो सकता है। और तीसरा जो हम सब लोगों को भी अभी मैं बोलने जा रही हूं, आपको भी लगेगा कि व्हाट इज दिस, थर्ड कंडीशन इज कि इसकी जो मौद्रिक प्राप्तियां हैं साल भर की वो 50,000 रुपए से अधिक हो, तब वह क्या हो सकता है? एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा बिकॉज फिर सभी स्पेसिफाइड की श्रेणी में आ जाएंगे। आज के टाइम पर अगर हम देखें कि किसी की भी सैलरी 4,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ अगर किसी की है तो 5,000 इंटू 12 कर लीजिए, 60,000, तो वो क्या बन गया? स्पेसिफाइड। तो जो लास्ट पॉइंट है यहां पर अमेंडमेंट की जरूरत है, लास्ट पॉइंट को रीडिफाइन करने की जरूरत है, बिकॉज लास्ट पॉइंट के जरिए हर कोई व्यक्ति, राइट, किस कैटेगरी में आ गया? स्पेसिफाइड। तो 3 कैटेगरी ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर आपके पास उसी कंपनी के जहां आप काम करते हैं उसके 20% इक्विटी शेयर्स हैं, या फिर आपकी मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 रुपए से अधिक हैं, तब ऐसी स्थिति में आप विशिष्ट कर्मचारी या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे। अब हमें देखना होगा कि ये जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है इनको कौन कौन सी परक्यूजाइट्स इनके लिए टैक्सेबल है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। नाउ ये परक्यूजाइट्स जो मैं आपको अभी शो कर रही हूं, दीज आर द परक्यूजाइट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी वह अविशिष्ट कर्मचारी है और उसको ये परक्यूजाइट्स एम्प्लॉयर से प्राप्त होती हैं, तो वह एग्जेम्प्टेड होंगी। यदि आप स्पेसिफाइड है, इसका मतलब यदि आप डायरेक्टर हैं, आपके पास 20% शेयर्स है उस कंपनी के, या आपकी मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 रुपए से अधिक है, तब आप स्पेसिफाइड या विशिष्ट कर्मचारी कहलाएंगे। और ये जो परक्यूजाइट्स आपको स्लाइड में दिख रही हैं सभी के सभी आपके लिए क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल या कर योग्य। इसमें सबसे पहले आती है फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार प्रोवाइड किए, इसमें भी पॉइंट्स है। यदि
कार का ओनर एम्प्लॉयर है, राइट, और एम्प्लॉयर ने वो कार आपको किस पर्पस के लिए प्रोवाइड की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार एंड इट इज प्रोवाइडेड फॉर ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो ऐसे परक्विसाइट का वैल्यूएशन हर किसी के लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा बिकॉज एम्प्लॉयर ने आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए वो कार को प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड आता है कि एम्प्लॉयर तो उस कार का ओनर है, लेकिन एम्प्लॉयर ने वो कार आपको ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज के लिए प्रोवाइड किए, तब यहां पर हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा पर्सनल पार्ट का कि कितना पार्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा, राइट। इसके बाद आता है कि एम्प्लॉय की कार है। अब एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय कहीं पर भी उसको ले जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू हिम, तब ऐसी स्थिति में नथिंग इज टैक्सेबल, राइट, सब कुछ क्योंकि एम्प्लॉय का ही है तो उसमें कोई भी टैक्स चार्जेस टैक्सेबल नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इज फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट्स। यदि आपको नौकरों की सुविधा प्राप्त है, यहां पर टाइप्स ऑफ सर्वेंट आपको देखना होंगे। यदि आपको स्वीपर मिला है, यदि आपको गार्डनर मिला है, कुक मिला है, वॉचमैन मिला है, इस तरीके के सर्वेंट्स अगर एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा सर्वेंट फैसिलिटी। तब ये सर्वेंट फैसिलिटी का आपको वैल्यूएशन किस प्रकार करना है वो समझना होगा। तो इसका वैल्यूएशन कुछ नहीं, सिंपल है। यदि लिखा है कि किसी कर्मचारी को वो स्पेसिफाइड है और गार्डनर फैसिलिटी मिली हुई है, माली की सुविधा मिली हुई है, तब ऐसी स्थिति में जो भी माली का वेतन है 1000, 2000, 3000 पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ, वॉट एवर अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, आप इंटू 12 करके उसको सीधा टैक्सेबल कर दो। एज सच देयर इज नो रूल फ्रेम फॉर दैट, राइट। इसके बाद आता है फैसिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कर्मचारी के बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर के स्कूल में एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ दैट स्कूल, और उसमें अगर कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि 1000 रुपीज पर मंथ अधिकतम 2 बच्चों तक के लिए ये राशि क्या हो जाएगी, आपकी कर मुक्त होगी। जो फीस एम्प्लॉय भरता है, तो आपको ध्यान में रखना है 1000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे तक ये राशि क्या होगी, कर मुक्त। यदि आप कर्मचारी के बच्चे नियोक्ता के स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर 1000 को क्रॉस कर जाती है फीस, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। इसके बाद आता है फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयर ने गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये वाली सुविधा भी कर्मचारी को प्रदान की है। तब ऐसी स्थिति में आप क्या देखोगे कि ये एम्प्लॉयर फैसिलिटी कहां से प्रोवाइड कर रहा है, अपने ओन सोर्सेज से प्रोवाइड कर रहा है कि वो भी बोरो करके, हायर करके ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर अपने ओन सोर्सेज से कर रहा है तो जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट होगी वो टैक्सेबल होगी, और बोरो करके दे रहा है तो जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है दैट विल बी टैक्सेबल फॉर यू, राइट। अब इसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो मैं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूं। दिस इज वैल्यूएशन ऑफ कार। जैसे कि हमने देखा था कि कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए, एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार एंड इट इज यूज्ड बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। दोनों जगह कार का यूज होता है कर्मचारी के द्वारा। तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे पर्सनल वाले पार्ट की, तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि यदि एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर करता है और कार का सीसी 1.6 सीसी तक की है, इसका मतलब स्मॉल कार है। इस चार्ट को हम ऐसे समझते हैं कि खर्चे कौन वहन कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड इज स्मॉल कार, थर्ड वन इज बिग कार, बड़ी कार, राइट। तो हम लिखेंगे कि खर्चे एक स्मॉल कार के 1.6 सीसी वाली कार तक की कार है और एम्प्लॉयर वहन करता है तो 1800 रुपीज पर मंथ से टैक्सेबल करना है अमाउंट, और अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपए पर मंथ, 2400 रुपीज पर मंथ से उसको टैक्सेबल करना है। अगर खर्चे कर्मचारी स्वयं वहन करता है और नियोक्ता की कार है और दोनों जगह प्रयोग में आती है, तब हम इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 600 रुपीज पर मंथ ले लेंगे स्मॉल कार के लिए एंड 900 रुपीज पर मंथ ले लेंगे बिग कार के लिए। और अगर इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, तो कार छोटी हो या बड़ी, दोनों ही केसेस में 900 रुपीज पर मंथ से हमको वैल्यूएशन करना होगा, राइट। चलिए, परक्विसाइट्स, वैल्यूएशन ऑफ सर्वेंट, एजुकेशन एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। सर्वेंट फैसिलिटी में हमें ध्यान देना है कि वॉट एवर वेजेस गिवन इन द क्वेश्चन, आप सिंपल उसको इंटू 12 करके कैलकुलेट करके टैक्सेबल कर दीजिए। देयर इज नो फॉर्मेट फॉर दैट, राइट। इसके बाद आता है एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर स्कूल। यदि कर्मचारी के बच्चे नियोक्ता के स्कूल में अध्ययनरत हैं, तब ऐसी स्थिति में 1000 रुपीज पर मंथ तक फीस एग्जेम्प्टेड हो जाएगी एंड अबाउट दैट इट विल बी टैक्सेबल। और जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी है, ये एक ऐसी परक्विसाइट है, यदि नियोक्ता अपने ओन सोर्सेज से कर्मचारी को ये प्रोवाइड कर रहा है, तब प्रोडक्शन पर कॉस्ट हमें टैक्सेबल करना होगा। और यदि एम्प्लॉयर हायर करके ये फैसिलिटी कर्मचारी को प्रदान करता है, तब ऐसी स्थिति में वॉट एवर अमाउंट एम्प्लॉयर इज पेइंग टू दैट अथॉरिटी या दैट ऑर्गेनाइजेशन जहां से वो बोरो कर रहा है, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ
अब हम देखेंगे ऐसी परक्विसाइट्स जो कि सभी के लिए कर मुक्त हैं। इसमें हम देखेंगे चिकित्सा सुविधाएं, टेलीफोन सुविधाएं, जलपान सुविधा, रिफ्रेशर, विदेश अनुलाभ, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, यात्रा रियायत, मुफ्त रहने की सुविधा एमपी एंड एमएलएस को, राइट। इसके बाद हेल्थ क्लब, खेल सुविधा, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो किसी भी कर्मचारी को प्राप्त होती है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, स्पेसिफाइड हो, नॉट स्पेसिफाइड हो, किसी को भी अगर ये परक्विसाइट्स प्राप्त होंगी नियोक्ता के द्वारा तो ये पूर्णतः क्या होंगी, कर मुक्त। नाउ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट क्या है? प्रोविडेंट फंड में से जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज प्रोविडेंट, इट इज रिलेटेड विथ प्रोविडेंट, भविष्य, आपके भविष्य से संबंधित है। हमें देखना है कि जो एम्प्लॉयर है वो कर्मचारी के वेतन में से समथिंग एम्प्लॉयर इज डिडक्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज सैलरी, राइट। अब हम कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले ये देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड आर देयर, राइट। फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसे हम वैधानिक भविष्य निधि कहेंगे। इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी और जनरली इस टाइप के जो प्रोविडेंट फंड्स है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीएफ कहते हैं, ये आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो भी अमाउंट रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बीच में भी अगर अभी सर्विस पीरियड के बीच में भी अगर एम्प्लॉय प्राप्त करता है अपने नियोक्ता से तो होल अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड। इसके ऊपर कर्मचारी को कोई भी कर देने की आवश्यकता नहीं है, ये कर मुक्त होता है पूर्णतः। सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यहां पर क्वेश्चन अराइज होगा कि समवन इज रिकॉग्नाइजिंग, दैट्स व्हाई इसका पॉइंट नाम रखा गया है प्रमाणित भविष्य निधि। हु इज रिकॉग्नाइजिंग दिस प्रोविडेंट फंड, कौन इसको प्रमाणित कर रहा है? तो कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो इसको प्रमाणित करते हैं और इसी के लिए हमारा इस प्रोविडेंट फंड के ऊपर ट्रस्ट होता है। नॉर्मली सच टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है नाम से ही जाहिर है कि इसको कोई भी प्रमाणित नहीं कर रहा है। और अगर हम ऐसे प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हैं अपना गाड़ी कमाई का, तब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो नोबडी इज देयर फॉर यू। तो हमें ध्यान रखना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं पता कर लें कि किस टाइप का प्रोविडेंट फंड वहां पर चल रहा है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये कोई भी खोल सकता है, 500 रुपीज से आप इसको खोल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसकी 1,50,000 रुपीज की है। इसमें भी जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं होल अमाउंट हमारा एग्जेम्प्टेड रहता है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी एग्जेम्प्टेड रहता है। और ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस हैं और स्टेट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में आपको ये देखने को स्कीम मिल सकती है। ये बहुत ही बढ़िया आपका निवेश का साधन है और अंडर सेक्शन 80C में भी जाकर आपको इसके ऊपर छूट प्राप्त होती है। सुपर एन्युएशन फंड, ये भी पूर्णतः कर मुक्त होता है। अब हम देखेंगे कि जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इन 5 प्रोविडेंट फंड्स में से इसमें कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन किस तरीके की है इसमें हमें ध्यान में रखना होगा कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि केवल कर्मचारी का अंशदान दिया हुआ है तो इट इज फुली एग्जेम्प्टेड और 80C में जाकर हमें उस कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर छूट प्राप्त हो जाती है। यदि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तब ऐसी स्थिति में कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑलवेज ही टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो नियोक्ता या एम्प्लॉयर उस आरपीएफ में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% तक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्टेड बट अबाउट 12% इट विल बी टैक्सेबल। तो हमें देखना होगा कि यदि प्रश्न में यह लिखा है कि एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 13% टुवर्ड्स आरपीएफ या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय, तब यह कितना एक्सेस हो गया 12% से 1%, तो 1% ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इफ एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 9% तो इट इज लेस देन 12%, सो होल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। एक और पॉइंट इसमें बनता है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो हमें ब्याज प्राप्त होता है वो 9.5% तक कर मुक्त होता है और 9.5% के अबव अगर हमें ये ब्याज प्राप्त होता है, से एग्जाम्पल 10%, तो 0.5% यहां पर क्या हो जाएगा फिर टैक्सेबल। नाउ डिडक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सैलरी पार्ट का। ये ग्रॉस सैलरी में से हमें कटौतियां प्राप्त होती हैं धारा 16 के अंतर्गत। 3 कैटेगरी डिडक्शंस आर देयर, सेक्शन 16(1), 2 and 3। सेक्शन 16(1) इज फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वह
सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्पेसिफाइड हो, नॉट स्पेसिफाइड हो, किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो, यदि वह वेतन प्राप्त करता है तो उसको धारा 16(1) के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है और वो 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए 50,000 रुपीज का अमाउंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट अलाउंस, कर मुक्त मनोरंजन भत्ता। यह हमें सेक्शन 16(2) में प्राप्त होता है। हमें ध्यान रखना है कि जब मैं आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस बता रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। इट इज टैक्सेबल फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट पार्टली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तब मैंने आपको वहां पर एक फॉर्मेट भी दिया था और मैंने आपको बताया था कि जो भी टैक्स फ्री अमाउंट होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो पार्ट हमें सेक्शन 16(2) में लेकर जाना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस ही पूरे अलाउंसेस में एक ऐसा अलाउंस है जिसमें हमें सेक्शन 16(2) में डिडक्शन प्रोवाइड की गई है, वो भी उसके कर मुक्त राशि के ऊपर। थर्ड वन इज सेक्शन 16(3), दिस इज प्रोफेशनल टैक्स। इसको हम प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वृत्ति कर, नियोजन कर, इस प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है और ये कर्मचारी के वेतन में से घटता है और इसकी भी छूट हमें सेक्शन 63 के अंतर्गत प्राप्त होती है। एक पॉइंट यहां पर हमें ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि यदि प्रोफेशनल टैक्स कर्मचारी स्वयं अपना भरता है तब हमें सेक्शन 63 में उसकी छूट प्राप्त होगी। यदि एम्प्लॉयर उसका प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 63 में डिडक्शन हमें प्राप्त नहीं होगी। यदि कर्मचारी का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा तो जो ऊपर हमारी टैक्सेबल सैलरी की कैलकुलेशन चलती है, ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन चलती है, वहां पर हम उसको टैक्सेबल करेंगे, बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय पेड बाय एन एम्प्लॉयर हो जाएगा, इसलिए हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। और अगर कर्मचारी स्वयं अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा तब ऐसी स्थिति में तभी उसे हमें सेक्शन 63 में कटौती प्रदान करनी है। नाउ लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग, ये YouTube के कुछ मैंने लिंक्स आपको प्रोवाइड किए हैं जिसके बेसिस पर आप इनकम फ्रॉम सैलरी को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दिस आर दी बुक्स, इन बुक्स को भी आप रीड कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं या हम इसको परचेस करके भी पढ़ सकते हैं। नाउ असेसमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्न में से हमें सही विकल्प चुनना है। मुझे आशा है पूर्ण रूप से आप इन पूरे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस, निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य है। 4 ऑप्शंस हमारे पास है। पहला है फॉरेन अलाउंस, सेकंड वन इज यूनिफॉर्म अलाउंस, थर्ड वन इज मेडिकल अलाउंस एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। अब हमें देखना है कि इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा है, फुली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य। तो हम देखेंगे फॉरेन अलाउंस, ये तो पूर्णतः कर मुक्त है, यूनिफॉर्म अलाउंस ये भी पूर्णतः कर मुक्त है। अब बचा क्या, मेडिकल अलाउंस एंड नन ऑफ द अबव। तो हम देखेंगे कि मेडिकल अलाउंस जो है ये हो सकता है आपका पूर्णतः कर योग्य भत्ता। चलिए चेक करते हैं। यस, करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु इज, विशिष्ट कर्मचारी वह व्यक्ति है जो। आपको देखना है कि मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि हम कैसे जज करें कि कोई व्यक्ति विशिष्ट कर्मचारी है। तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उसमें सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यदि विशिष्ट कर्मचारी कोई डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है उसको अगर हम कह रहे हैं, उसके पास 20% शेयर्स हैं कंपनी के और उसकी जो मॉनिटरी रिसिप्ट्स हैं, मौद्रिक प्राप्तियां, वो 50,000 रुपए से अधिक हैं। एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमें देखना है, जब मैंने आपको विशिष्ट कर्मचारी के बारे में बताया तब मैंने क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि वह जिस कंपनी में कार्यरत है वहां का संचालक है, उसकी मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 रुपए से अधिक हैं एवं उसके उसी कंपनी के 20% से अधिक उसके पास यदि इक्विटी शेयर से समता अंश है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति विशिष्ट कर्मचारी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों पॉइंट्स बता रहे हैं कि कर्मचारी यदि विशिष्ट है तो या तो वो डायरेक्टर होगा, या तो उसके पास 25% शेयर्स होंगे, या उसकी मॉनिटरी रिसिप्ट जो होंगी 50,000 रुपए से अधिक होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए चेक करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। राइट, करेक्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन, प्रमाणित कटौती किस धारा के अंतर्गत उपलब्ध है। सेक्शन 16(1), 2, 3 एंड 4। इसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, that is section 16(1). Now next question is from the following which one is the type of provident fund under the head salary, वेतन शीर्षक के अंतर्गत निम्न में से कौन सी भविष्य निधि का प्रकार है। 4 हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था, टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, उसमें से 3 आर देयर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस मीन्स, मकान किराया भत्ते के लिए वेतन का आशय क्या है।
तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिक सैलरी प्लस DA/UTE प्लस कमीशन ऑन सेल्स, सेकेंड इज ओनली बेसिक सैलरी, थर्ड इज बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स एंड फोर्थ वन इज बेसिक सैलरी प्लस DA। अब आप याद करिए सैलरी फॉर HRA में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, बेसिक सैलरी, DA अंडर द टर्म्स एंड कमीशन ऑन सेल्स। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यस, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी कैलकुलेशंस को सीखा जिसमें हमारा SSC रिटायर नहीं हुआ था। तो अब अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमें कितना इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन समझ में आई। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें यहाँ पर मिस्टर ए के कर योग्य वेतन की गणना करनी है कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए। इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि उनकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है, उन्हें DA मिलता है UTE 100% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस उनका जो भी बेसिक सैलरी है उसका आधा है, मेडिकल अलाउंस 10,000 पर मंथ दिया हुआ है, ही रिसीव्ड HRA एट द रेट 10,000 पर मंथ, ही लिव्स इन इंदौर इन अ रेंटेड हाउस एंड पेज 12,000 रुपीज पर मंथ एज रेंट। देखिए ये जो पॉइंट है इसमें उनको HRA मिल रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इंदौर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और जो किराया चुकाते हैं दैट इज 12,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर हमें HRA कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने में कहा था कि यदि कर्मचारी को HRA प्राप्त होता है और वो स्वयं के घर में रहता है तो ऐसे समय में हमें HRA की कैलकुलेशन में अपना समय नष्ट नहीं करना है। वॉट एवर अमाउंट ही रिसीव्ड एज HRA होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल बिकॉज ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। बट अगर वो रेंटेड हाउस में रहता है और उसको HRA प्राप्त होता है तब हमें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि हाउ मच ऑफ HRA इज टैक्सेबल, राइट। तो हमें इस पॉइंट की कैलकुलेशन देखना पड़ेगी। ये वर्किंग नोट्स में मैंने बताई हुई है, आगे आने वाले स्लाइड में आपको देखने को मिल सकती है। Then last point is he paid professional tax. He means Mr. A. यहाँ पर Mr. A हमारा कर्मचारी है तो प्रोफेशनल टैक्स में आपको ध्यान रखना है कि यदि कर्मचारी स्वयं अपना प्रोफेशनल टैक्स चुकाता है तो उसको 16(3) के अंतर्गत छूट की पात्रता है। यदि इसका नियोक्ता उसका प्रोफेशनल टैक्स चुकाता है तब ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 16(3) नील हो जाएगा और वॉट एवर एम्प्लॉयर इज पेइंग एज प्रोफेशनल टैक्स फॉर हिम इट विल बी फुली टैक्सेबल व्हेन वी विल कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ एन SSC। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे जो कुछ भी हमें उसने कंप्यूट करने को बोला है वो टाइटल डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 2024-25। इसका फॉर्मेट कैसा है, पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स हमने अमाउंट के बनाए, जो आपका लास्ट वाला अमाउंट का कॉलम है दैट इज फाइनल कॉलम ऑफ अमाउंट, और जो फर्स्ट है वो हमारी कैलकुलेशंस जो भी रफ कैलकुलेशंस हमारी इनर की हैं वो हम वहां पर उसको शो करेंगे। फर्स्ट इज बेसिक सैलरी हमें 50,000 पर मंथ मिली है तो वो हम यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में शो कर देंगे। डियरनेस अलाउंस हमें 100 रुपीज पर मंथ है, 100% ऑफ बेसिक सैलरी है तो वॉट एवर मे बी द बेसिक सैलरी उसका 100% आपका ये क्या हो जाएगा DA। इसके बाद बोनस आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 50% है तो हम 3 लाख रुपीज लिख लेंगे। मेडिकल अलाउंस ये फुली टैक्सेबल अलाउंस है, राइट, तो हम 10,000 इंटू 12 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आता है टैक्सेबल HRA। ये पॉइंट हमें देखना होगा कि हम कैसे टैक्सेबल HRA की कैलकुलेशन करेंगे और इसका अमाउंट जो 96,000 आया है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ये अगले स्लाइड में हमने इसको कैलकुलेट करके देखा कि हमारे SSC को कितना उसके लिए कर योग्य HRA है। इसके बाद हमने क्या करा, इन सबको जोड़ के ग्रॉस सैलरी या सकल वेतन निकाल लिया। सकल वेतन जो आया दैट इज 17,16,000 रुपीज। अब इसमें से हमें तो टैक्सेबल सैलरी निकालने को बोला है। यदि क्वेश्चन में वो आपको बोलता है कि सकल वेतन निकालिए तब ऐसी स्थिति में हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो कहते हैं कि कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल सैलरी तब हमें सेक्शन 16 की डिडक्शन भी हमारे SSC को प्रोवाइड करनी होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 सेक्शंस हैं सेक्शन 16 के। नंबर 1 इज SD। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कर्मचारी जिसको वेतन प्राप्त होता है, किसी भी व्यक्ति को यदि वेतन प्राप्त होता है तो उसको धारा 16(1) के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में कटौती प्राप्त करने की प्राप्त उसको होगी, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे SD जो उसको मिल रही है 50,000 रुपीज, ये हम कहां से लाए, ये क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं लिखा है। आपको खुद को देखना है कि A इज एम्प्लॉयड इन सम कंपनी, राइट, तो वो अपनी सेवाएं किसी कंपनी को दे रहा है तो उसको वेतन प्राप्त हो रहा है। तो जिस किसी को भी वेतन प्राप्त होगा तो उसको सेक्शन 16(1) के अंदर हमें SD देना ही देना है। वो हमें ध्यान में रखना है कि 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए 50,000 रुपीज उसका नोटिफाइड अमाउंट है, वो हमें यहाँ पर शो करना है। ये क्वेश्चन में आपको कभी नहीं मिलेगा, हमें ध्यान रखना है इसको। इसके बाद सेकंड पॉइंट है टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि यदि सरकारी कर्मचारी है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पार्टली टैक्सेबल होता है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गैर सरकारी कर्मचारी है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। यहां पर जो हमारा SSC है यहाँ पर
बताया नहीं है, उन्होंने बताया कि ए इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, इन विच कंपनी ही इज एम्प्लॉयड दैट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन। इसका मतलब कौन से कंपनी में वो कार्यरत है उसके बारे में हमें जब सूचना नहीं है तो हम उसे ट्रीट करेंगे कि ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, बट इन दिस क्वेश्चन एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया ही नहीं है, और वहां पर भी अगर दिया भी होता एंड ये क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है तो टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट इसके लिए क्या रहता, निल, बिकॉज इसके लिए फुली टैक्सेबल है वो अमाउंट। अब इसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3). प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3) में ध्यान रखना है कि उसको 16(3) में छूट की पात्रता तभी प्राप्त होगी जब वो स्वयं अपना प्रोफेशनल टैक्स चुकाएगा। यदि एम्प्लॉयर उसका प्रोफेशनल टैक्स चुकाता है तब ऐसी दशा में वो यहां पर नहीं आएगा, वो कहां चलेगा, इस ग्रॉस सैलरी के ऊपर वाले पार्ट में, बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स स्वयं चुकाना है, आपकी जगह आपका एम्प्लॉयर अगर उसको चुकाता है तो फिर ऐसी दशा में वो नीचे सेक्शन 16(3) में एलिजिबल नहीं होगा डिडक्शन के लिए, वो ऊपर जाएगा, ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में जाएगा। एंड इफ एम्प्लॉय हिमसेल्फ पेज हिज प्रोफेशनल टैक्स, तब ऐसी स्थिति में ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग सेक्शन 16(3) डिडक्शन। तो यहां पर हमने उसको प्रोवाइड कर दी बिकॉज यहां पर वो स्वयं चुका रहा है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे। अमाउंट हमारा सेक्शन 16 का आता है 53,000, ग्रॉस सैलरी हमारी 16,000 की है, उसमें से हम 53 माइनस करेंगे, एंड इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगा 16,000 63,000 का टैक्सेबल अमाउंट। बट क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो 96,000 टैक्सेबल एचआर है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआर है, यहां पर हम पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स बना लेंगे अमाउंट के। जो भी हमें एक्चुअल अमाउंट मिला है एचआरए से, जो हमने प्राप्त की है राशि, वो हम यहां पर लिख देंगे, राइट। इसके बाद आता है डिडक्शन के 3 पॉइंट्स होंगे। 3 में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, जो सबसे कम अमाउंट होगा, वो टैक्स फ्री अमाउंट ऑफ एचआरए होगा, उसको हम बाहर लेकर आ जाएंगे। वॉट एवर वी आर गेटिंग एज एचआरए, उसमें से हम उसको माइनस करके टैक्सेबल निकाल लेंगे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि 3 पॉइंट्स क्या हैं। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेम हम इसी पॉइंट को यहां पर कॉपी करते हैं। क्यों कॉपी करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि वॉट एवर ही इज गेटिंग एज एंटरटेनमेंट वही सबसे लीस्ट हो, वही सबसे कम हो। सपोज यहां पर 120 है, ये 2,40,000 है और ये 480, तो तीनों में सबसे कम है, सपोज कौन सा है, ये है, तो यही यहां पर आ जाएगा। ही इज गेटिंग 120 माइनस 120, यहां पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, निल, राइट। इसलिए इसी पॉइंट को यहां पर कॉपी करके शो किया जाता है। सो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा, रूल्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा, किस तरीके से कैलकुलेशंस होती है, कौन सा अमाउंट कब टैक्सेबल होता है, एचआरए के लिए सैलरी क्या है, आरएफएच के लिए सैलरी क्या है, आरपीएफ के लिए सैलरी क्या है, ये सब हमें ध्यान में रखना होगा, तब हम सैलरी फॉर इनकम टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर सकेंगे। आज जो हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें हमने देखा कि हमारा एसएससी अभी रिटायर नहीं हुआ है। इसके 2 पार्ट्स है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब हमारा एसएससी रिटायर नहीं हुआ है तब उसके वेतन की गणना किस प्रकार की जाती है, और यदि वह रिटायर होता है तब हमें उस समय उसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। तो पूरी उम्मीद है इस आशा के साथ कि आप समझ गए होंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी जब हमारा एसएससी रिटायर नहीं हुआ है किस तरीके से गणना होती है। उसको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।